नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो आज के इस बुलेटिन पे हम बात करेंगे कैबिनेट के फैसले की, इसके साथ साथ कपड़ा मंत्रालय के माध्यम से रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2022-23 के संबंध में रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को बढ़ाने को दी मंजूरी। एमएसपी में वृद्धि का उद्देश्य फसलों के विविधीकरण को देना है बढ़ावा। कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई को मंजूरी। 10 अलग अलग उत्पादों के लिए मिली मंजूरी। कपड़ा क्षेत्र को 10,683 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। देश के टीयर 2, टीयर 3 शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को होगा फायदा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने टीएमए की वार्षिक बैठक में की शिरकत। कहा, लॉकडाउन के बाद भी बढ़ रहा है पैदावार। देश में 80% छोटे किसान, इन छोटे किसानों को सक्षम बनाने की है जरूरत। और बिहार के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर। 13 जिलों के 1,270 गांवों में 15 लाख की आबादी बाढ़ से है प्रभावित। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। अन्नदाता की आय को दोगुना करने के लिए काम कर रही मोदी सरकार ने आगामी रबी फसल के लिए एमएसपी को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। कुछ फसलों के एमएसपी में बम्पर बढ़ोतरी की गई है, जिसका फायदा किसानों को बड़े स्तर पर मिल रहा है। सरकार ने एक बार फिर से दोहराया है कि एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी और सरकार इसमें बढ़ोतरी भी करती रहेगी। किसानों के हित में मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। वर्ष 2022-23 के लिए रबी की प्रमुख फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा कर दिया है। गेहूं सहित प्रमुख फसलों की एमएसपी बढ़ाने को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गेहूं के समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 40 रुपए की बढ़त की गई है। अब गेहूं का एमएसपी बढ़कर 2,015 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। दलहनी फसलों की बात करें तो मसूर के समर्थन मूल्य में 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो अब 5,500 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। जबकि तिलहनी फसलों में सरसों के समर्थन मूल्य को भी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5,050 रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीए की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में रबी सीजन के लिए 6 फसलों की एमएसपी का निर्धारण किया गया है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में उत्पादन लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का निर्णय किया। केंद्र सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि सरकार हमेशा एमएसपी को जारी रखेगी और समर्थन मूल्य पर प्रमुख फसलों की सरकारी खरीद भी होती रहेगी। कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है और हमेशा रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है एमएसपी थी, है और रहेगी। एमएसपी में हुई बढ़ोतरी पर देश भर के किसानों ने खुशी जाहिर की है। ये रबी की फसल का जो रेट बढ़ाया ना जी, मोदी जी ने बढ़ाया है, इससे जमींदारों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो सरकार ने हमारे फसलों के रेट बढ़ाए हैं, चने हैं, जैसे गेहूं है, बाजरा है, खुम्बी है, जिस तरह कोई भी फसल है, बहुत अच्छा किया इसके समय है। सरकार का धन्यवाद करते हैं। गौरतलब है कि 3 कृषि कानूनों के लागू होने के बाद लगातार एमएसपी में केंद्र सरकार द्वारा बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही पिछले खरीफ और रबी सत्र में कुल मिलाकर गेहूं, धान जैसी फसलों की रिकॉर्ड सरकारी खरीद भी हुई है। मोदी सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि मंडियों को जहां एक तरफ मजबूत बनाया जा रहा है,
साथ ही किसानों को उनकी उपज की ज्यादा से ज्यादा कीमत मिले, इस पर भी लगातार महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। विशाल बैरिस्टो और अनुज यादव के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो कैबिनेट के एक और अहम फैसले की बात करते हैं। सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर में पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 10 अलग अलग उत्पादों के लिए कुल 10,683 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन कपड़ा क्षेत्र में दिया जाएगा। इस फैसले से भारतीय कपड़ा कंपनियों को वैश्विक स्तर पर उभरने में मदद मिलेगी, तो वहीं रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए कपड़ा उद्योग के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर में पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके तहत 10 अलग अलग उत्पादों के लिए कुल 10,683 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन कपड़ा क्षेत्र में दिया जाएगा। इस फैसले से भारतीय कपड़ा कंपनियों को वैश्विक स्तर पर उभरने में मदद मिलेगी। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत जो टेक्सटाइल का उद्योग है, उससे लाखों लोगों को रोजगार का सृजन होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को देखते हुए वैश्विक वस्त्र व्यापार में भारत का अपना प्रभुत्व और बढ़े, उसके लिए इस निर्णय को किया गया है। कुल मिलाकर 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपया, 5 वर्षों में 10,683 करोड़ के मूल्य के प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि पीएलआई स्कीम का मुख्य फोकस देश के टियर 2 और टियर 3 शहर सहित ग्रामीण स्तरों पर होगा। गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों को इसका काफी फायदा मिलेगा। जब हम तय करेंगे किसको ये पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिले, उसमें जो मापदंड रखेंगे, उसमें 2-3 मापदंड पे विशेष जोर दिया जा रहा है। एक तो जो कंपनियां या जो फैक्ट्रियां एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या टियर 3, टियर 4 शहरों के आसपास लगती हैं, उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ कितना रोजगार निर्माण करेंगे इस स्कीम के तहत, उस बिंदु को भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसके ऊपर विशेष मार्किंग करके प्राथमिकता देके उनको आगे बढ़ाया जाएगा। दरअसल ग्लोबल बाजार टेक्निकल टेक्सटाइल का है, जबकि भारतीय कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से कॉटन टेक्सटाइल पर आधारित है। ऐसे में पीएलआई स्कीम से कपड़ा उद्योग को काफी फायदा होने की उम्मीद है। जब आज़ादी को 75 साल होने वाले हैं और हम लोगों ने कई सारे सेक्टर को जब कवर किया है, तो टेक्सटाइल इसमें पीछे रहना नहीं चाहता। तो सबसे ज़्यादा रोजगारी देने वाला सेक्टर और जिसमें सबसे ज़्यादा महिला जुड़ी है, और 2 टायर 3 टायर सिटी में भी अगर ये योजना से लाभ हो जाए तो सभी क्षेत्र जो 5-6 राज्यों के छोड़ के और राज्यों को भी इसमें उसका फ़ायदा मिलेगा। सरकार द्वारा घोषित पीएलआई स्कीम का उद्योग जगत ने स्वागत किया है। This not only increase the export, this also will increase the employment and also investment. We are weak in our fabric because we have enough source in fiber and yarn, but we are really weak in fabric. So this will attract a lot of investors to come and invest in India, and because of that we can produce the world standard fabric in MMF garments. And also they announced technical textile, and also they announced a 7 mega textile park. All will bring big cheers to our textile industry. इस स्कीम के लागू करने से अगले 5 सालों में कपड़ा उद्योग में 19,000 करोड़ रुपए का नया निवेश आने की उम्मीद है। इससे कपड़ा उद्योग में करीब 7.5 लाख सीधे तौर पर रोजगार मिलेंगे और कई लाख परोक्ष तौर पर रोजगार तैयार होंगे। केंद्र सरकार ने अगले 5 साल में $100 अरब का कपड़ा निर्यात करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके लिए इस सेक्टर के लिए पहले ही कई सहूलियतों का ऐलान किया गया है। कपड़ा सेक्टर में पीएलआई स्कीम से घरेलू स्तर पर उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ ही वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में भी मदद मिलेगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री ने वस्त्र उद्योग के उत्पादन संबंध प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई योजना को मंजूरी देने के कदम को कई मायनों में अहम बताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि वस्त्र उद्योग में पीएलआई योजना के जरिए भारत एक वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनेगा। योजना से आकांक्षी जिलों में भी प्रगति होगी और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।
और मुंबई के व्यापारियों ने सरकार द्वारा कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना की मंजूरी का स्वागत किया। उनका कहना है कि इस कदम से उद्योग जगत और इससे जुड़े लोगों को काफी फायदा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घोषित की गई 10,683 करोड़ की पीएलआई स्कीम का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी एवं वस्त्रोद्योग मंत्री आदरणीय पीयूष जी गोयल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसकी इंडस्ट्री को काफ़ी लंबे समय से आवश्यकता थी, क्योंकि मैनमेड टेक्सटाइल क्षेत्र में एवं टेक्निकल टेक्सटाइल्स में ग्लोबली कंजम्पशन के हिसाब से भारत काफ़ी पीछे चल रहा है। इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम बहुत काम आएगी और इंडस्ट्री से इसको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। पीएलआई स्कीम लाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और टेक्सटाइल मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी का खूब खूब धन्यवाद। ये 10,863 करोड़ की स्कीम काफ़ी अच्छी है और उत्साहजनक भी है इंडस्ट्री के लिए। इसका फ़ायदा अपने इंडस्ट्री को भी होगा, देश को भी होगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी और यहाँ पे लोगों को जैसे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है उनको नौकरी भी मिलेगी और ओवरऑल पूरे देश को नंबर 1 टेक्सटाइल में बनाने के लिए काफ़ी लाभदायक भी हो सकता है। और दिल्ली में टीएमए की वार्षिक बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के बाद भी कृषि पैदावार उपार्जन बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था में योगदान, जीडीपी में हिस्सा बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले उद्योगों ने अपना कामकाज नहीं किया बल्कि अधिक बिक्री करके देश के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने में भी सफलता प्राप्त की है। ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि देश ने कृषि की प्रधानता को स्वीकार किया है, इस क्षेत्र को लॉकडाउन की अवधि में भी खोला है और जो सुविधाएं प्रदान की जा सकती थी वो प्रदान की जा रही हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे देश में 80% छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि छोटा किसान भी अपना उपकरण खरीद पाए। कोविड के समय भी कृषि क्षेत्र लगातार विकास करता रहा है। जब हम भारत में देखते हैं तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कृषि हमारी प्रधानता है और धर्म हमारी प्रधानता है। कृषि के क्षेत्र को अगर हम अनुभव करेंगे तो ध्यान में आएगा कि कैसी भी आर्थिक प्रतिकूलता देश के सामने आए, लेकिन कृषि की अर्थव्यवस्था उस प्रतिकूलता का सामना करने का सामर्थ्य रखती है। कोविड के पूर्व भी कई बार दुनिया में और देश में मंदी का दौर आया, लेकिन कृषि की अर्थव्यवस्था सीना तानकर उस अवस्था में खड़ी रही। और अब बात करेंगे बदलते मानसून की। बिहार के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। 13 जिलों के 1270 गांवों में 15 लाख की आबादी बाढ़ प्रभावित है। वहीं सहरसा, समस्तीपुर और पूर्णिया में भी स्थिति गंभीर है, जहां कोसी, बूढ़ी गंडक, परमान और अन्य नदियों के तेज प्रवाह में कई दर्जन घर बह गए हैं। नदियों का जलस्तर कम होने से मिट्टी का कटाव भी बढ़ गया है। एनडीआरएफ की 6 और एसडीआरएफ की 9 टीमें राहत कार्य में लगी हुई हैं। 5 राहत केंद्रों में 496 लोग अब भी रह रहे हैं। 251 सामुदायिक रसोई के माध्यम से 14 लाख से अधिक लोगों को 2 वक्त का भोजन दिया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में परिवहन और प्रभावित आबादी तक राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 1700 से अधिक नावों को तैनात किया गया है। और हरियाणा सरकार ने करनाल में किसानों के आंदोलन को देखते हुए गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए जिले में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को निलंबित कर दिया है। ये आदेश बृहस्पतिवार रात 11:59 तक लागू रहेगा। और भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। उत्सव में एक भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 6 से 12 सितंबर 2021 तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मना रहा है, जिसे मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपत कुमार पारस ने गुरुवार को 6 परियोजनाओं को देश के सामने रखा, जिसकी कुल लागत 76.76 करोड़ रुपए है, जिसमें मंत्रालय इस पर 24.19 करोड़ रुपए का अनुदान भी दे रही है। इस परियोजना से युवाओं को रोजगार के साथ साथ किसानों को भी बड़े पैमाने पर लाभ होगा। आज हमारे द्वारा 6 परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है।
इन 6 परियोजनाओं की कुल लागत तकरीबन 76.76 करोड़ रुपये की है, जिसमें मंत्रालय ने 24.19 करोड़ अनुदान के रूप में दिए हैं। इसके साथ ही इन सभी परियोजनाओं द्वारा प्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष रूप से 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा और 6800 किसान उद्यमी इससे लाभान्वित होंगे। मुझे आशा है कि सभी परियोजनाओं फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगी और विश्व पटल पर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भारत का नाम शीर्ष पर कायम करने में मददगार होगी। और देश की आज़ादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव की एक कड़ी के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 6 सितंबर से 12 सितंबर तक फूड प्रोसेसिंग सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत मंत्रालय द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को PMFME योजना के लाभार्थी मिलिंद लक्ष्मण पाटिल की सफलता की कहानी आत्मनिर्भर उद्यम की कहानी श्रृंखला में मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया। PMFME योजना के तहत उत्तराखंड में एक जिला एक उत्पाद खुबानी प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन व्यवसाय के अवसर पर अल्मोड़ा में वेबिनार का आयोजन किया गया। वहीं राजस्थान में इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह के 173 सदस्यों के लिए SRLM के क्लस्टर लेवल फेडरेशन को सीड कैपिटल के रूप में 61.33 लाख रुपए हस्तांतरित किए गए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत आने वाली कोल्ड चेन स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थापित साई ऑल सीजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाद्य प्रसंस्करण इकाई परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मांग और आपूर्ति के अंतर को भरने पर उपभोक्ता, आमजन, किसान व उद्यमी सभी हर रूप से लाभान्वित होंगे। ये परियोजना करीबन 200 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगी और साथ ही 300 से अधिक किसानों को लाभान्वित भी करेगी। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में अनाज का क्या है भाव। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और मूंग का रकबा जहां बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, वहीं मूंग की बुआई में कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1,59,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,36,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,35,26,000 हेक्टेयर रही थी। वहीं अरहर का रकबा भी बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई 49 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 47,45,000 हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल अरहर का रकबा लगभग 2 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के 21.99 मिलियन टन की औसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन अधिक है। वहीं देश से होने वाले दालों के निर्यात में कमी दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से जून महीने के दौरान दलहन का निर्यात 40% से ज्यादा घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से साल 2021 में 57,625 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,10,393 टन का हुआ था। यानी बीते 3 महीने के दौरान दालों का निर्यात 40,000 टन से ज्यादा घटा है। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में साबुत अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 7 सितंबर को साबुत अरहर का भाव रहा 5,200 रुपए। 8 सितंबर को इसके भाव में 100 रुपए का उठाव आया और भाव 5,300 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राजस्थान की लालसोट मंडी में साबुत अरहर के सौदों में 100 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 8 सितंबर को साबुत अरहर का भाव रहा 5,050 रुपए, जो 7 सितंबर को 4,950 रुपए था। साबुत अरहर के भाव में बढ़त का सिलसिला उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 7 सितंबर को साबुत अरहर का भाव था 6,000 रुपए। 8 सितंबर को इसके सौदों में 150 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,150 रुपए।
करवी मंडी में मंगलवार को साबुत अरहर का भाव रहा 6,145 रुपए। बुधवार को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 6,150 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में 8 सितंबर को साबुत अरहर 6,200 रुपए पर बिकी। घरेलू स्तर पर मक्का की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल मक्का की पैदावार 31.51 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाजों का उत्पादन इस साल 51.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो साल 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 3.40 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा यह औसत उत्पादन की तुलना में भी 7.14 मिलियन टन अधिक है। वहीं बात मक्का की बुआई की करें तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 3 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में 80,98,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 79,42,000 हेक्टेयर रहा था। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 7 सितंबर को मक्का का भाव रहा 1,750 रुपए। 8 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 1,800 रुपए पर जा पहुंचा। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 7 और 8 सितंबर को मक्का बिना किसी उठापटक के 2,100 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में पीली मक्का के सौदों में 20 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 8 सितंबर को पीली मक्का का भाव रहा 1,670 रुपए, जो 7 सितंबर को 1,650 रुपए था, जबकि राज्य की ही गोंडा मंडी में 7 सितंबर को पीली मक्का का भाव था 1,730 रुपए। 8 सितंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,730 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो लखीमपुर मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 1,560 रुपए। ललितपुर मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए। वहीं राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में पीली मक्का के सौदे 1,830 रुपए पर हुए। और अब बात करते हैं मौसम की और देखते हैं कि इस मौसम में किसान अपनी फसलों का कैसे रखें ध्यान। असम में धान के खेत से खरपतवार निकाले, धान की रुपाई करे, धान के खेत में जरूरी उर्वरक डाले। किसान उड़द की बुआई करते रहे, यही मूंग की बुआई कर सकते हैं, वहाँ बैंगन की बुआई करें। साथ ही फूल गोभी और ब्रोकली की बुआई कर ले। इसी तरह पत्ता गोभी भी बोए। इसके अलावा पपीते की रुपाई करते रहे। वहीं मूली की खेती के लिए खेत तैयार करें। यहाँ सुपारी के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। अभी नींबू के बागों से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। असम में मक्के में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। मेघालय में धान के खेत में निराई कर ले। धान के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। किसान मक्के की कटाई कर सकते हैं। वहीं फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई कर ले, साथ ही ब्रोकली भी बोए। इसके अलावा बीन्स के खेत में निराई कर सकते हैं। बीन्स के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। यहाँ अदरक और हल्दी के खेत में निराई करते रहे। हल्दी और अदरक के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर ले। अभी बैंगन और लाल मिर्च की तुड़ाई करें। बैंगन और लाल मिर्च के खेत में निराई भी करते रहे। मेघालय में अनानास की कटाई कर सकते हैं। किसान अनानास के बागों में निराई कर ले। तो किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।